Hello students, welcome to the EduExcel, an e-learning platform initiated by YACA Tech Private Limited. I am your chemistry mentor. फिर मैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये मोल कंसेप्ट का पार्ट 8 रहेगा। लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मोहम्मद तला, माई chemistry mentor. I am pursuing PhD from AMU in applied chemistry. I have 9 years teaching experience for IIT, JEE Mains and Advanced, and I am also ex-Unacademy educator. ओके तो हमारे पास जो है केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका पार्ट 8 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ से लास्ट लेक्चर अगर आपने देख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर को विजिट कर रहे हो तो आप देखेंगे कि मैंने यहीं से जो है आपका ये लेक्चर एंड किया था। तो ये था हमारे पास कि गेल-ल्यूसेक लॉ। तो क्या है कि कंबाइनिंग वॉल्यूम का ये लॉ है कि इसमें जो गैसेस होती हैं एक सिंपल रेशियो में होती है। ठीक है, सिंपल रेशियो में होती है। लाइक मैं कहूँगा गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम to form product, and if the product formed is also a gas, that it will be at the simple volume ratio with the reactant gases। यानी कि जो है अगर हमारे पास गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो आपका बिल्कुल सिंपल होगा। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज ये है कि अगर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी हमारा क्या है, गैस है, तो उनका सबका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होगा, 1:2:3 ऐसे करके होगा। और इस केस में क्या है, टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आता है एवोगैड्रो लॉ। तो ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड हैंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम में भी डिफर, तो इसमें एटम हमारे अलग हो सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमारे पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आर तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें यानी कि यही चीज बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम में भी डिफर, एटम हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम अमोनिया की बात करें, N2+3S2 एरो 2NH3, ये हमको दिया, ये भी हमारे पास गैस है, ये भी गैस है, और ये भी हमारे पास क्या है, गैस है। तो इस केस में अगर हम देखें तो 1 वॉल्यूम हमारे पास N2 रहेगा, और 3 वॉल्यूम क्या रहेगा, या फिर 3 मोल हमारा जो रहेगा वो S2 रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 वॉल्यूम जो रहेगा हमारे पास अमोनिया रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे क्या है कि इसमें हमारे एटम्स जो है अलग अलग है। इसी चीज को मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि देखो, लाइक हमारे पास ये जैसे H2 है, SCO2 है, SO2 है, और आपका CH4 है। हमने माना कि इसके मोल क्या है, एन एन, इसके भी एन मोल है, सबके एन एन मोल है, और सारे के सारे इक्वल है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास अगर मोलिक्यूल की बात करें तो आपको पता है, सिंपल सा एक चीज मालूम है कि मोलिक्यूल, अगर हमारे पास मोल दिया हुआ है तो मोल से मोलिक्यूल निकालना होता है, तो एवोगैड्रो नंबर से मोल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये मोल है, इसी मोल में हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करी, तो हमारे क्या बन गए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल गए। तो ये सारे के सारे जो मोलिक्यूल्स है वो इक्वल है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 एटम है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर हम CO2 की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हमारे पास एटम है, जो कि 2 और यहाँ पे 3, 2 ये इक्वल नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी 3 एटम है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं। तो एटम हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे इक्वल रहेंगे। यहाँ पे ये चीज है, क्योंकि मोल जितने होते, क्योंकि किसी एक गैस, कोई हमारे पास जो गैसेस मिक्सचर होता है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो वॉल्यूम भी उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ एटम हमारे अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, मोलिक्यूल जो है अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है। जैसे ट्राई एटोमिक भी होता है, डाई एटोमिक भी होता है, और मोनो एटोमिक भी होता है। अगर हमारे पास हीलियम होता तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये क्या है, सारी की सारी मोनो एटोमिक गैस है। तो अगर मैं बोलता कि O2 है और आपका हीलियम गैस है, तो इनके मोल और इनके मोल जब प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम रहे, या हम बोल रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है,
कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट रहेगा तो इस केस में क्या रहेगा, इसके मोल जो होंगे वही मोल इसके होंगे, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, अभी अभी हमने क्या कहा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये चीज हमने यहाँ पे बोली। तो जो वॉल्यूम की कंडीशन होगी वही कंडीशन किसकी होगी, मोल की होगी। लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो एटम का ये रहेगा कि इसमें यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे इसमें एक एटम है, तो एटम हमारे अलग अलग है, तो एटम हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोलिक्यूल्स और हमारा वॉल्यूम या मोल हमारी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि हमारा सेम रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, तो एक होता है हमारे पास, जैसे कि मोलिकुलर फॉर्मूले से अगर हम स्टार्ट करें तो इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एमएफ। तो हमारे पास क्या है कि अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच गिव द अटैच्ड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, इसका क्या होता है सी, अगर हम कहें तो ये हमारे पास जो है ग्लूकोज क्या होगा C6H12O6 है। और हमारे पास का जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जैसे H2O है, वाटर है, और क्या हो सकता है हमारे पास बहुत सारे जैसे अल्कोहल हो सकता, कुछ भी हो, कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उसका जो फॉर्मूला कहलाएगा वो कहलाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। एल्केन है, एल्कीन है, या एल्काइन है, उसका कोई सा भी हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी है, तो उसका जो फॉर्मूला कहलाएगा वो कहलाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने आप में क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ऐसे इसके बाद आता है हमारे पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में इसको भी बोलते हैं शॉर्ट में ईएफ। तो अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच गिव द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। वहां पे ये था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके बारे में हो रही थी बात, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड विच गिव द अटैच्ड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, कि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और यहाँ पे उसका एटम्स का क्या है, सिंपल रेशियो रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा। यानी कि उसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले के बीच में। वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल, सॉरी ये हमारे पास ये रहेगा मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर n, ये रहेगा। और n जो होता है, n क्या होता है हमारे पास, n होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यानी कि अगर मान लीजिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी में, किसी एक कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, ओके ये चीज है, या फिर हम कहें CH2 है, तो क्या हो जाएगा CH2 की पावर n हो जाएगा। ओके ये चीज है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाए, 2 आ, सॉरी n की वैल्यू अगर मैं कहूँ हाँ 2 आ जाए, तो n की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो CH2 की का होल ट्वाइस होगा, तो हो जाएगा C2H4। तो ये जो बन के आया है ये हो जाएगा हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये जो था ये वाला CH2 ये था हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बात तो ये, और साथ में कहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसी का जो होगा 12 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 14। तो ये रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और ये जो मोलर मास है, ये मोलर मास की बात की गई है इसकी, जो हमारे पास फाइनल कंपाउंड हमारे पास आएगा C2H4 जो आया है, ये C2H4 का जो मोलर मास होगा इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ओके ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे है हमारे पास के कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सिंपल सा है, अभी हमने लिया है, कोई ज्यादा हैवी नहीं लिया है, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। क्या है, एक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो होती है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ये आपको ध्यान रहे, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन भी आ जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखिए। इसी चीज से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर देन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या सल्फर, लेकिन वो वहां पे उसका जिक्र किया होगा। लेकिन हमको 3 एटम वहां पे फिक्स मानने हैं कि कार्बन भी हो सकता, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन हमारा रहेगा। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रहे, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे जो बात इसने कही है वो ये, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन एंड 8% हाइड्रोजन। यानी कि अगर यहाँ पे 60% हमारे पास कार्बन है और 8% क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, और बोल रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। क्या मतलब 100% में क्या है, आपका कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और आपका ऑक्सीजन भी होगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो 60 है, 60% और हाइड्रोजन कितना है, 8% है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया ये देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 68%, और 100 में से 68 गया तो बचेगा 32%, ये रहेगा। ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास बाय मास है, यानी कि हम इसका मास भी मान सकते हैं कि जो कार्बन है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 60 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है 8 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है, ये भी हम यहाँ से मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है कि सिंपल सा एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है। इसका कितना है 60%, 8% और 32%, यहाँ पे ये रहा। अब अगर हम मूल की बात करें, अगर हम यहाँ पे मोल की बात करें तो 60 तो ये रहेगा, ये इसको हमने हमने मान लिया यहाँ पे कि मास है ये इनका, इसको इसके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है, ये चीज रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास C5H8O2, ये रहेगा, जो कि हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। इस तरह से इसको करना होगा, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, 5 इज टू 8 इज टू 2, ये रहेगा इस तरह से। कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज टू 5 इज टू 8 इज टू 2, ये भी आपसे ऐसे भी आप चाहो तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने कहा था ना कि उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और कोई सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो उसका वहां पे जिक्र किया होगा उन्होंने, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 3.6 ग्राम तो हमको दिया हुआ है कार्बन, 0.7 ग्राम हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन और 1.5 ग्राम दिया हुआ है हमको नाइट्रोजन, और रेस्ट क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 100 ग्राम, 100 में नहीं दिया हुआ, बल्कि इन्होंने एक मास दिया हुआ कितना है, 7.3 ग्राम दिया हुआ है। तो 7.3 ग्राम में क्या है हमारे पास, इतना इतना दिया हुआ है। तो रेस्ट हमारे पास ऑक्सीजन कितना होगा, इन सबको जोड़ लो। तो हमारे पास 3.6, 0.7, 1.5 और ये हमारे पास जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 18 और 3 और 1 4 एक 5, 5.8 ग्राम। तो 7.3 और 5.8 हमारे पास ये बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 1, 1.5 ग्राम जो रहेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा 1.5 ग्राम। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। इसका मास हमने लिखा 3.6 ग्राम, इसका लिखा है 0.7 ग्राम, इसका लिखा है 1.5 ग्राम और इसका भी कितना लिखा है 1.5 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना है 1.5 ग्राम है और यहाँ से जो हमने ऑक्सीजन का निकाला है वो भी कितना है 1.5 ग्राम है। ये माइनस किया है हमने इसमें 7.3 ग्राम में से हमने इसको माइनस किया है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम इसके मोल निकालेंगे तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3.6 ग्राम तो मास है और ये कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12, तो कितना आ जाएगा 0.3। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास
वो रहता है 1, क्योंकि उसका 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 0.7 ही आ जाएगा, तो ये अपने आप में 0.7 रहेगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1.5 अपॉन 1, सॉरी ये यहाँ पे 14 है, ये आपका 14 है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये धोखे से मुझसे लग गया है, ये पॉइंट नहीं है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 14, 1.5 और साथ में डिवाइड बाय 14, तो इसका आ जाएगा 0.107, जिसको आप लगभग लगभग 0.1 मान सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1.5 अपॉन 16, ऑप्शन कितना होता है 16, तो 0.09 है, इस 0.09 को आप ऑलमोस्ट 0.1 मान सकते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास C3H7NO, यानी कि इसका अगर रेशियो अगर हमको निकालना है, तो अगेन बात वही है कि कार्बन कार्बन इस टू, हाइड्रोजन इस टू, नाइट्रोजन इस टू, ऑक्सीजन इस टू, 3:7:1:1, ये रहेगा इस तरह से, ये इसका रेशियो रहेगा, और ये हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी हम सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, अब हम जो है क्या हमें क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है, अलग अलग जो मेथड होते हैं उनसे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला जो मेथड है, अगर हम बात करें फर्स्ट जो कंडीशन है उसकी, हम कर रहे हैं बात यहाँ पे, तो है अ कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो। मास रेशियो में दिया हुआ है, मोल रेशियो में नहीं, ये आपको यहाँ पे ये चीज है जो रेशियो में दिया होता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मोल में दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है। ओके, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज 46, कितनी है 46 है, कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमको निकालना है, क्या होगा। ओके, आगे, अच्छा आगे भी है, ओके ओके, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है मास रेशियो कितना है 7:16 है, तो इसका है 7, एन का और ओ का है 16। अगर हम इसके नाइट्रोजन के मोल निकालें तो 7/14 इजिकल्स टू हाफ हो जाएगा, और ऑक्सीजन के मोल निकालें तो 16/16 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला N:O का क्या हो जाएगा, इसी का रेशियो आप जो है यहाँ से निकाल लो, 1/2:1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा NO2, ये आ गया। अगर इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की बात करें, तो इसी से आपको यहाँ से निकाल लेना। अभी हम लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 14 + 16 × 2 इंटू 2, आपका 14 + 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 46, कितना आ जाएगा 46। अब यहाँ पे देखो, अगर वेपर डेंसिटी इनकी कितनी है 46 है, और आपको पता है कि वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास अपॉन 2, ये होता है। तो यहां से हमको मोलर मास मिल जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये है, और वेपर डेंसिटी हमको दी हुई है 46, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ से क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अभी हमने क्या निकाला, मोलिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने यहाँ से निकाल लिया 46, और यहाँ से हमने निकाल लिया मोलर मास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू हमको निकालनी है, क्योंकि आपको पता है जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर n, और n की क्या होती है वैल्यू, होती है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है। तो अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो कितना है 72 है, और यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की बात करूं तो कितना है 46 है, तो ये 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू को 2 करेंगे तो आ जाएगा N2O4, कितना आ जाएगा N2O4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, ये मैंने आगे दिखाया हुआ है, इसको आप देख लो, ये रहा। एन की है, एन होता है हमारे पास क्या है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये मोलर मास अभी हमने निकाला है, जो वेपर डेंसिटी दी हुई थी उससे निकाला है, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो इसका है NO2 का, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, और हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है।
और इसमें क्या है, हमारे पास हमने n की वैल्यू को हम 2 रखेंगे और यहाँ पे N2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, N2O4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक नई कंडीशन हमारे पास है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम कंबशन डाटा। यानी कि हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और आपका हाइड्रोजन H2O बनता है। तो उस केस में हमको यहाँ पे ऑक्सीजन में जब हम इसको करते हैं तो ये जो चीजें बनती है ये होता है। तो उस केस में क्या है, हमको पता लगाना होगा कि कौन सा हम कंपाउंड बर्न कर रहे हैं, ये हमसे पूछा जाता है। उसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके अंदर हमको वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और उसी का रिलेशन हम जो है कार्बन और हाइड्रोजन से निकालते हैं। तो यहाँ से क्या है हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम कंबशन डाटा। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिमेंबर दिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कोई CXHYOZ, ये Z है, CXHYOZ ये हमारे पास है। अब इसमें क्या है, हमने ऑक्सीजन में इसको बर्न करना स्टार्ट किया। अब वो जो ऑक्सीजन की जो स्टिक्योमेट्री है X+Y/4, रिमेंबर दिस, X+Y/4 और -Z/2, ये एक इसका स्टिक्योमेट्री है। ऑक्सीजन के मोल्स हम यहाँ पे इतने यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब इसको हम बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन में, तो हमारे पास X मोल CO2 के बनते हैं और Y/2 मोल जो है H2O के बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि H2O हमारा लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों ही केस में हमारे पास हो सकता है। तो वो सॉरी, हमारे पास क्या बोलते हैं कि लिक्विड भी हो सकता है और गैसेज यानी कि वेपर फॉर्म में भी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है यानी कि आपका वेपर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, ये पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है। अगर वो टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो गैसेस स्टेट में है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो हम समझेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे कि वो क्या है, आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे कुछ चीज आपको देंगे नहीं, कंडीशन जो है वाटर की देंगे नहीं, बल्कि वो वहां पे टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर के बारे में इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, वो गैसेस फॉर्म में है। और 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसका मतलब है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन के X एटम है, तो यहाँ पे जो है X मोल ऑफ CO2 हमको मिल रहा है, यानी कि X मोल हमारे पास कार्बन यहाँ पे है, तो X मोल हमारे पास क्या CO2 यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इसी को देखते हुए बोल देंगे X के मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू X मोल, वो कितने हैं, X मोल है, क्योंकि यहाँ पे हम X यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम X यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल देंगे मोल ऑफ CO2 जो हो जाएगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, X मोल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मोल ऑफ CO2 दिए हों और आपको कार्बन के मोल्स निकालने हो, तो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो इक्वल हो जाएंगे मोल ऑफ व्हाट, कार्बन। तो आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से आपको कार्बन के मोल मालूम हो जाएंगे और वहां से आप कार्बन का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, यहाँ पे Y है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास जो H2 के मोल कितने हैं, Y/2 है। आप ऐसे देखो तो मैं कहूंगा कि मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं, Y है, तो मोल ऑफ H2O कितने होंगे, Y/2 होंगे। हो गया। तो यहाँ पे मोल ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू मोल ऑफ H2O हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर आपको H2O के मोल दिए हों और आपको हाइड्रोजन के निकालने हो, तो H2O के मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके जो है हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे, और हाइड्रोजन के मोल से आपको उसका मास भी निकाल सकते हैं। तो आप कंबशन के केस में आपको 2 केस आपको याद रखने, बस ज्यादा नहीं, एक तो मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन, और मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। इतना आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपको मोल दिए होंगे, मोल के जरिए आप मास निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो
यहाँ पे यह है कि 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर गिव्स 4.4 ग्राम CO2 एंड 1.8 ग्राम H2O। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे क्या हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसका मास कितना 3 ग्राम दिया हुआ है। burn in excess of CO2 in air give the 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप CO2 के मोल्स जब आप निकाल लेंगे तो वहां से कार्बन के मोल्स हमको मिल जाएंगे, और कार्बन के मोल से हमको कार्बन का मास मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या है 1.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1.8 ग्राम से हमको क्या वाटर के मोल मिल जाएंगे, और वाटर के मोल से फिर हमको हाइड्रोजन के मोल हमको मिल जाएंगे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा जैसे कि हम जानते हैं मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ H2 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो मोल ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि मोल ऑफ CO2 होता है, तो CO2 का मास कितना दिया 4.4 ग्राम, और CO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 कितना होता है 44, तो कितने आ जाएंगे 0.1 मोल आ जाएंगे हमारे। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का है 1.8, और वो अगर मोल निकाल लें H2O के, तो H2O में 1.8 ग्राम तो हमारे पास H2O है, वाटर है, और वाटर का जो मोलर मास होता है 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18 होता है, तो हो जाएगा 0.1 मोल। तो यहाँ पे H2O के मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे 0.1, और इसकी 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.2 आ जाएगा। ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टोटल मास हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है हमारे हमको क्या है ऑक्सीजन का भी निकालना है, तो टोटल मास इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके, तो टोटल मास इज इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा रहेगा। अब टोटल मास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 ग्राम, और मैंने बताया था अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन तो होगा, तो जितना बचा हुआ होगा वो हमारा ऑक्सीजन होगा। तो देखो यहाँ पे मास हमको दिया हुआ है, अभी अभी हमने देखा कि मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 और मोल ऑफ H2O की बात करें तो इसके हमारे पास आए थे 0.2 आया था, और इसका आया था हमारे पास 0.1, कितना आया था आपका, और यही मोल थे मोल ऑफ कार्बन के, और ये थे मोल ऑफ हाइड्रोजन के। तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ कार्बन निकालूं तो मोल ये दिए हुए हैं, इसके मोल में अगर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूं, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके क्या आ जाएंगे मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 12, तो यानी कि 1.2 ग्राम आ जाएगा हमारे पास कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन में मास of hydrogen is equals to what, 0.2 into 1 is equals to 0.2 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.2 ग्राम आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे ऐसे किया है कि 0.1 तो उसके मोल हो गए, और कार्बन का मास हो गया कितना हो गया 12। ओके, ऐसे यहाँ पे हमारे पास 0.2 मोल तो हमारे पास H2O के हो गए, और वही हमारे हाइड्रोजन के हो गए, और उसमें क्या है 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, और बचा हुआ हमारे पास क्या मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.2 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस इन दोनों को जोड़ दो 1.4 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। अब ये 1.6 ग्राम हमको ऑक्सीजन का मिल गया, तो यहाँ से हमको ऑक्सीजन के मोल मिल जाएंगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास 1.6 ग्राम, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो यहां से जब हम करेंगे तो हमारे पास 1.10 बच जाएगा, यानी कि 0.1 मोल हमको यहां से मिल जाएंगे। तो देखो हमको कार्बन के मोल मिल गए 0.1, हाइड्रोजन के मिल गए 0.2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मिल गए 0.1। तो यहां से हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं, इससे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो इसने पूछा है। क्या पूछा है इसने, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसने पूछा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा कि मोल हमारे पास जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के हैं हमारे पास 0.1, हाइड्रोजन के हमारे पास 0.2, 0.2 ये हमारे पास पॉइंट गलती से लग गया यहाँ पे, और हमारे पास जो ऑक्सीजन के कितने 1.2 है। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट सारे के सारे उड़ा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास
कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो हमारे पास बन जाएगा CH2O। ये हमारा बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? देखो, जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं ना, जैसे हमारे पास रिएक्शन है जैसे ए प्लस बी बी और सी प्लस डी। अगर हमारे पास कोई ये कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इसमें स्टार्टिंग में जो ये नंबर लिखे होते हैं, ये वाले, ये जो लिखे होते हैं, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आते हैं, जो रिएक्शन जिससे क्या करते हैं हम बैलेंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ना स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। और इसका स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं। सिंपल से एक रिएक्शन हम लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होंगे यहाँ पे, जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसको, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको मोल भी हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी, और क्या प्रेशर भी हम बोल सकते हैं। अगर लिक्विड, अगर गैसेस फॉर्म में होगा तो हम यहाँ पे इसको प्रेशर भी या वॉल्यूम भी हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज मोल तो हम बोलते ही हैं इसको। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम N2 की बात करें तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2, और हम क्या बोलेंगे, इससे क्या मिला 2 मोल ऑफ अमोनिया मिल रहा है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम, इस 2 से इसमें डिवाइड कर दो, यहां भी कर दो डिवाइड, यहां भी कर दो डिवाइड, और यहां भी कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाफ मोल N2 गैस प्लस 3/2 मोल ऑफ H2 गैस, सॉरी। ओके, यहाँ पे ये हमने मोल, इसको ना अभी के लिए 1 मिनट के लिए, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले पूरी इक्वेशन हमने लिख दी, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन लिख दी। तो उसके आगे हम, अगर हम इस तरह की कंडीशन में लिखेंगे तो हम बोलेंगे हाफ मोल ऑफ N2 गैस और 3/2 मोल ऑफ H2 गैस गिव 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, ऐसे करके हम लिखेंगे। या अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 20 मोल है, तो हमारे पास जो इसके स्टोइकियोमेट्री में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 20 मोल ऑफ N2, ऐसे 3 इंटू 20 मोल, यानी कि अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओके, अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 इंटू 20 मोल ऑफ H2 और 2 इंटू 20 मोल ऑफ अमोनिया। ये एक वैसे सिंपल सा हमने नंबर लिया है और कुछ नहीं है, कि हमारे पास कोई सा भी नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो स्टोइकियोमेट्री होगा उससे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे मोल का रेशियो हमारे पास यहाँ से स्टोइकियोमेट्री हमको ये चीजें मिलती रहेंगी इस फॉर्म में, ठीक है ना, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन for 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी N2 रिक्वायर्ड, यानी कि N2 रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी अमोनिया फॉर्म, कितना हमको हाइड्रोजन चाहिए होगा और कितना अमोनिया हमारा बनेगा। और क्या बोला है, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से हमको कितना अमोनिया बनेगा और कितने ग्राम क्या है हमको N2 रिक्वायर होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो हमारे पास रिएक्शन होती है सिंपली N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। N2 का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 28 ग्राम, H2 का होता है, अगर हम देखें तो इसमें H2 के बारे में हमको हमारे पास कितना हो जाएगा कि हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है 1, तो H2 का कितना हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई होगी इसकी 3 की, तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का होता है 17, कितना होता है 17, कैसा होता है 14 तो N का, और 3 इंटू 1 इजिकल टू हाइड्रोजन का, तो कितना आ जाएगा 17, और 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ से ये हमने ये चीज यहाँ पे देख ली। तो देखो अब हमारे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन से हमको कितना हमको N2 मिलेगा और कितना हमको अमोनिया मिलेगा, ये हमको पता लगाना है। तो हम दोनों चीजें हैं कि हमको इससे ये भी निकालना है और इससे हमको ये भी निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको N2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कितना N2 चाहिए होगा। देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन, जब हम 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमको 28 ग्राम नाइट्रोजन कंज्यूम करनी पड़ रही है, ठीक है ना। 28 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन कंज्यूम करनी पड़े, कब, जब हम 6 ग्राम हाइड्रोजन
6 ग्राम हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज 28 ग्राम ऑफ N2, यानी कि 28 ग्राम जो है हमारे पास हमें जो है N2 रिक्वायर होगी। इसीलिए अगर 6 या हम बोले कि 1 ग्राम हमको चाहिए होगा, तो 6 को क्या करेंगे, इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो 28/6 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर होगी। अब कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना मिलेगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से हमको इतनी 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है हमको इतनी N2 रिक्वायर होगी उससे रिएक्शन करने के लिए 28/6, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 20 ग्राम हाइड्रोजन जो हम हमारी रिएक्शन करेगी वो 28/6 इंटू 20 इतनी ग्राम N2 से रिएक्शन करेगी, तो तब जाकर के हमारा अमोनिया बन के आएगा 28/6 इंटू 20, तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 280/3 ग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा। और चाहो तो इसको आप सोल्व कर लो, जो भी आएगा हमारा, लेकिन हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हल्की सी मैथ्स है और कुछ नहीं। ऐसे ही सिंपल सा अगर हम कहें तो हाइड्रोजन से हम अमोनिया निकाल सकते हैं। देखो, चूंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन गिव 34 ग्राम अमोनिया, ये मिल रहा है उससे। इसीलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 34/6 ग्राम अमोनिया, ये मिलेगा। अब 20 ग्राम से हमको कितना मिल जाएगा, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34/6 इंटू 20 ग्राम अमोनिया, ये हमारा बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 और 3, तो आपका 340/10, सॉरी 340/3, ये रहेगा 340/3 ग्राम ऑफ अमोनिया हमारा बन के आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा था। ये क्या हुआ है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34 ग्राम अमोनिया और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34/6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव 34/60 इंटू 20 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, ये चीज हमारे यहाँ से आ जाएगी। आगे देखते हैं। अगर हम गैसेस रिएक्शन की बात करें ये तो हमारे पास उसके लिए आ गया कि हमको अगर हम ग्राम ग्राम में निकालना है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोल की, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। तो यहाँ पे आपको पता है कि पीवी इज टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। किसी भी गैस के मोल होंगे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे N2 है और 3H2 है और इससे क्या बनना है, 2NH3 अमोनिया गैस बनना है, तो हम बोलेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ N2 गैस है और यहाँ पे 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है और 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि फॉर 150 ml ऑफ H2 हाउ मेनी मोल, हाउ मेनी N2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी अमोनिया वॉल्यूम फॉर्म्ड। तो अगर हमारे पास 150 ml ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके लिए उसको रिएक्शन करने के लिए हमको कितने N2 वॉल्यूम में कितने मोल या कितने वॉल्यूम हमको N2 चाहिए होगा और कितने वॉल्यूम हमारा अमोनिया बन के आएगा। सेम ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन के ऐसे ही है, वहां पे मास दिया हुआ था, यहाँ पे मास नहीं, यहाँ पे इसका वॉल्यूम या हम कहें इसके मोल दिए हुए हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि हमको पहले रिएक्शन निकली, हमने यहाँ पे वही वाला हमको करना होगा N2 सॉरी H2 प्लस 3 क्या बोलते हैं इसको, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ये। तो इसके लिए हमको पहले इस वाले को निकाल लेते हैं, ये हमको कितना चाहिए होगा। तो देखो हम बोलेंगे 3 वॉल्यूम ऑफ H2, यहाँ पे 3 वॉल्यूम है और यहाँ पे 1 वॉल्यूम है ना। यहाँ पे जो है हमारे पास 3 वॉल्यूम है और यहाँ पे 1 वॉल्यूम है। फॉर 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव सो रिक्वायर्ड 1 वॉल्यूम ऑफ N2। अगर यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता तब उस केस में 1/3 वॉल्यूम ऑफ N2 हमको चाहिए होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे 150 ml है तो हम बोलेंगे 150 वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1/3 इंटू 150 वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ N2, तो 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 वॉल्यूम या फिर 50 ml भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से हमको क्या है, अमोनिया के लिए निकालना है। इसी तरह से अमोनिया के लिए निकालना है, मैं कहूंगा कि 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव what 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया।
ऐसे ही 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव व्हाट 2/3 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ये आ जाएगा इस तरह से। और हमारे पास क्या 150 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव व्हाट 2/3 वॉल्यूम इंटू 150, तो कितना आ जाएगा 50 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 100 ml। 100 ml भी हम इसको बोल देंगे और 100 वॉल्यूम भी इसको हम बोल देंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और 1 वॉल्यूम of hydrogen give 2/3 volume of ammonia form, and 150 volume of what 150 volume hydrogen give 2/3 volume into 150 ml of ammonia, ये हमारे पास आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद इस क्लास को हम एंड करते हैं। कि हमारे पास है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व एट 1 atm and 273 Kelvin ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का यहाँ पे जो मोलर मास मैंने लिख दिया है वो 84 मैंने लिख दिया है। तो देखो हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक के सेकंड पीरियड के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो अगर डिकम्पोज होते हैं तो वो आपका MO और आपका CO2 में डिकम्पोज होते हैं। M क्या है यहाँ पे, सेकंड पीरियड की कोई भी मेटल हमारे पास हो सकती है। यहाँ पे जैसे MgCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा MgO में और CO2 में। CO2 हमारी गैस है, तो इसका क्या है 16 ग्राम है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, तो कितना वॉल्यूम हमको यहाँ से मिल रहा होगा 1 atm and 273 केल्विन टेम्परेचर पर ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम MgCO3। तो सिंपल सा है, पहले क्या है हमको क्या है इसके मोल निकाल लो, तो मोल अगर हमको यहाँ से निकालने होंगे तो 16.8 अपॉन 84 कितना आ जाएगा 0.2 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा। अब ऐसे ही कर दो जो हम करते हैं, चूंकि 1 मोल ऑफ MgCO3 गिव 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ MgCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 गैस, इसीलिए 0.2 मोल ऑफ MgCO3 हमको कितना देगा 0.2 मोल ऑफ CO2, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल इंटू 22.4। तो हमको मोल दिया हुआ है यहाँ पे CO2 का 0.2 और 22.4, तो हमारे पास आ जाएगा 822, तो हमारे पास आएगा 2.28 लीटर। कितना आ जाएगा 2.28 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने लिखा होगा शायद आगे, हाँ 2.28 कहाँ से आ जाएगा, ओके सॉरी वो माय मिस्टेक, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 0.2 इंटू 22.4 844, तो 4.48 लीटर हमारे पास आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।